वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लेक्चरर 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने 2017 नगरीय निकाय और पंचायत व्याख्याता के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है। आप उन सारे वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। देखिए 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के दौरान मैंने ये चीज़ एनालिसिस किया है कि 2017 के नगरीय निकाय और पंचायत के जो व्याख्याता का क्वेश्चन पेपर था उसकी तुलना में 2019 का ये जो पेपर है थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा मिस्टेक भी ज़्यादा है। क्वेश्चन में मिस्टेक होना, आंसर गलत लेना व्यापम के द्वारा और क्वेश्चंस का बहुत लॉन्ग होना, जो सॉल्यूशन है थोड़े बड़े हैं। तो ये चीज़ ना थोड़ा दर्शाता है कि 19 का जो पेपर है थोड़ा टफ आया था, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो आपका कट है वो कम भी गया था। तो कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है। थोड़ा टफ अगर है तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के टाइम मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कैटेगरी दे दिया गया है। जैसे पार्ट वन में आपका लिख दिया गया है अलजेब्रा, सीक्वेंस, सीरीज, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। साथ साथ इसमें सेट रिलेशन के भी क्वेश्चंस थे, तो ऐसा इसमें पार्ट बता दिया गया है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो आप सीधा तीसरे पार्ट में चले जाओ। तीसरे पार्ट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, चौथे पार्ट में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। तो ऐसा जो कैटेगराइज करने वाला जो सिस्टम है ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स ने जिस टॉपिक से पढ़ाई किया है सीधा वो उस टॉपिक में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर जाता है। थोड़ा सा ये ईजी पड़ जाता है ना। तो 2017 के क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं था। 2017 में जो नगरीय निकाय और पंचायत का क्वेश्चन पेपर था उसमें कैटेगरी नहीं दिया गया था ना, उसमें कैटेगराइज नहीं किया था। 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी कैटेगराइज नहीं किया गया है, सिर्फ 19 में कैटेगराइज किया गया था। तो ये आपका थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, लेकिन इससे हमें कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा सेट रहेगा वो आपका सेट ए रहने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, ए और बी, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी, सेट का ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन लेने के बाद उसका डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है, उसको सी भी डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमें हटा देना है ए इंटरसेक्शन बी सेट को, तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं ये फाइंड करना है और ए और बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया गया था x⁵ माइनस 6x⁴ प्लस 11x⁻³ माइनस 6x² इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, इसमें से x² को बाहर निकालिए तो ये आपका x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो x के दो वैल्यू थे यहाँ पर हमें मिल के 0 एंड 0। अब यहाँ से बाकी वैल्यू को निकालते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर से x की 3 वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ पर x⁻³ है। तो अब जानते हैं कभी भी इस प्रकार से पावर 3 या पावर 4 का क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन में पुट करिए 0 और देखिए क्या वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो जब मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 0 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। आया क्या, नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि 0 इस इक्वेशन का रूट नहीं बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 0 सबसे पहले पुट करके देखेंगे। ठीक है, क्या वो इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं आया। अब आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद कहाँ जाएंगे, हम 1 पे जाएंगे। 1 पुट करके देखिए तो 1⁻³ माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 1 12 और 6 और 6 12, तो ये आपको इक्वल टू 0 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है वो आपका रूट बनेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने स्कूल लेवल में पढ़ी होंगे। ठीक है, हो सकता है आप अभी भूल गए होंगे, तो इसको अच्छे से याद रखना है। कभी भी आपके पास जो पावर 3 या पावर 4 रहता है तो कैसे रूट निकालते हैं ये इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर में भी इन चीज़ों को बताया है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये पार्ट है, इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप वहाँ पर जाके बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हमारा रूट बनेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि 1 रूट बना है तो 3 बार x माइनस 1 लिखेंगे। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, हमें x⁻³ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x² का गुणा करूँगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस x²,
और मेरे को -6 लाना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं -5x करूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, फिर -5x -1 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। मेरे को लाना कितना है 11x, तो यहाँ पर मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। तो 6 और 5 11 हो गया और -6 = 0, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, x - 1 कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं, हो जाएगा x² - 5x + 6 = 0, ये आपका हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x - 1 इसको आपको तोड़ के लिखना है। देखिए अब क्वाड्रेटिक, इसको आप इजीली बना सकते हो। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -5। तो इसको किससे तोड़ेंगे, x² - 3x - 2x + 6 = 0, ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रूट आपका क्या आ जाए, x - 1 x - 3 और x - 2 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड 3। तो देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने सारे सेट आ गए, एलिमेंट्स आ गए। देखिए u यहाँ पर लिख लेते हैं, u = आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट 0 0, तो 0 को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आज हो जाएगा 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर है यहाँ तक। देखिए हो सकता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो, x³ को हमने कैसे तोड़ा है। तो अगर इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरे बीएससी के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको मिल जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 में ये वाला वीडियो लेक्चर मैंने इसका बनाया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी पावर 3 या पावर 4 है तो कैसे रूट्स को फाइंड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका बी और सी सेट, ए और बी सेट को निकालते हैं। तो देखिए ए के लिए हो जाएगा x² - 5x + 6 = 0। यहाँ से हमने देखा है x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ रही थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 3। तो यहाँ पर ए सेट में आ जाएगा आपका 2 और 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बी सेट को देखते हैं, बी सेट में आपके पास दिया है x² - 3x + 2 = 0। यहाँ से ये किस में टूट जाएगा, x² - x - 2x + 2 = 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा x - 1 x - 2 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास सेट बी में आ जाएगा एलिमेंट 1 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे ए और बी के इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो अब जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आता है जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 दोनों सेट में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में जाएगा सिंगलटन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो ये आपका u0 1 2 3 इस सेट में से हमें हटा देना है 2 को, ठीक है। ध्यान देंगे माइनस का मतलब घटाना नहीं होता है, सेट के प्रोस्पेक्टिव से माइनस का मतलब क्या होता है, हटाना होता है। इसको कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सेट में से 2 को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 0 1 एंड 3। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके तो देखिए भाई इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट था, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना। यूनिवर्सल सेट में क्योंकि देखिए पावर 5 था, आपने स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन निकाला, उसके बाद ही पावर 3 बच गया था। तो अगर आपको पावर 3 पावर 4 में रूट कैसे फाइंड करते हैं अगर ये चीज़ नहीं पता तो आपके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो लेक्चर देख लीजिए। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने ये वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है। अगर आपने उसको अच्छे से देख लेंगे तो आप फिर इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में आपका रूट फाइंड करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेट लैम्डा एंड अल्फा आर रियल नंबर्स एंड 3 इक्वेशंस यहाँ पर दिया गया है और बोला गया है कि हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है तो देखिए ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 3 इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि अगर इस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आपका अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है तो देखिए भाई इस सिस्टम को देख के समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम x इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये दिया गया है और कभी भी होमोजीनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात किया जाता है तब हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम है उससे हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट इसका इक्वल टू 0 कर देंगे और वहाँ से फिर जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी वही आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है
क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, फिर उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं आएगा तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो ये आपका बीच में प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1, तो ये आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पर से ये आपका -1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका साइन 2 अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने फॉर्मूला से इसको चीज़ को लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी जो इक्वेशंस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखूँगा, कॉस 2a का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये होता है आपका फॉर्मूला। उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास देखिए कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे क्या करेंगे। अच्छा, इसको ना साइन को चेंज करने का ज़रूरत नहीं था, इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। क्यों ऐसा क्यों करें, यहाँ देखिए कॉमन निकल जाएगा आपका 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर से हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 0 कब आता है आपको पता होगा, साइन की वैल्यू 0 कब आती है, हमेशा n प्राइम में ये आपका साइन 0 हो जाता है। तो एक वैल्यू तो निकल गया। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, ये आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, और साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कब आती है, हमेशा π/4 पे आती है। ठीक है, तो इसका जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस π/4। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमारे पास अल्फ़ा की दो वैल्यू मिली है, एक है n और दूसरा है n प्लस π/4। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल से इसमें कॉन्सेप्ट था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और सिर्फ हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को निकाल के आपका डिटरमिनेंट 0 कर दिया है, और जो अल्फ़ा की वैल्यू उसको फाइंड कर लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो समीकरण x² माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है उसके मूल गामा डेल्टा है। यदि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा गुणोत्तर क्रम में है तो p और q के मान आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए भाई, कभी भी आपके पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला जाए कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में हम पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं, a r स्क्वायर और a r क्यूब। ठीक है, तो अगर कभी भी पॉइंट्स दिए गए हैं और बोला जाए कि गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम अल्फ़ा की जगह पे a का यूज़ करेंगे, बीटा की जगह में a r, गामा के प्लेस पे हो जाएगा a r स्क्वायर, और डेल्टा हो जाएगा a r क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका बेसिक 10th के लेवल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब देखिए
यहाँ पर बोला गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, मूलों का जो योग है, मूल क्या क्या है आपके अल्फा बीटा की जगह में हम ए और ए आर का यूज़ करेंगे। तो मूलों का योग ए प्लस ए आर ये हो जाएगा आपका। देखिए मूलों का योग क्या होता है, हमेशा अगर पावर 2 में है तो x का कोफिशिएंट माइनस लेंगे और x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, a अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज़, ये आपका बेसिक चीज़ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है आपका, x का कोफिशिएंट माइनस लगाएंगे पहले, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिल गया। सिमिलरली अगर मूलों का गुणनफल करते हैं तो a इंटू ए आर ये आपका कितना हो जाएगा, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा p। ध्यान रखेंगे ना, इसमें माइनस लगता है, इसमें माइनस नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़, यहाँ पर दो इक्वेशन यहाँ से मिल गया। सिमिलरली आपका सेकंड जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसमें भी यूज़ करते हैं। तो मूलों का योग हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। यहाँ से ए आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ गया ए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, देखिए a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू, a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा √4। दैट मीन्स आर की दो वैल्यू आ जाएगी 2 और -2। क्लियर है। तो यहाँ से आर के हमें पास दो वैल्यू मिल गए हैं। अब देखते हैं भाई कि कौन सा वैल्यू आगे यहाँ पर सुटेबल रहने वाला है। तो इसमें भी सिमिलरली काम कर लेते हैं, मूलों के गुणनफल का भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन 1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए भी हमारे पास क्या क्या चीज़ है उनको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आर की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर ए का अलग वैल्यू आएगा, वहाँ से फिर पी और क्यू डिसाइड होगा। चलिए यहाँ पर हमने जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको लिख लिया है और यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे और r इज इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मेरे को a की वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू 3 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ओके, अब a की वैल्यू 3 आ चुकी है तो मैं p और q इसलिए फाइंड कर सकता हूँ। a और r तो मेरे को मिल गया तो p और q डायरेक्टली मिल जाएगा। तो p की अगर बात करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू r, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/9। और अगर q की बात की जाए तो q हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और r की पावर 5 मतलब 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब समझ रहे हो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, 243। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं r इज इक्वल टू -2 के लिए। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ये a है ना, क्यों नहीं है। तो a इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू -2 आपके पास आया हुआ है। p की वैल्यू निकालते हैं। p इज इक्वल टू दिया गया है a स्क्वायर इंटू आर। a स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो ये 1 इंटू हो जाएगा -2। दैट मीन्स -2। तो p की वैल्यू आ रही है -2। q की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा a की पावर 2 r की पावर 5। तो a का पावर 2 मतलब -1 की पावर 2 इंटू r आपका कितना है -2 की पावर 5। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो अब अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए 2 और -32 ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू -2 और q का वैल्यू -32। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई कैसे हमने यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का यूज़ किया है। गुणोत्तर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट था वो यूज़ हुआ है और यहाँ पर एक और चीज़ क्या यूज़ हुआ है, आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का भी चीज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो सीरीज़ को और समीकरण के सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक चीज़ें हैं भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता कि मूलों का योग किसके बराबर होता है। जैसे ये पावर 2 वाला था तब तो बन गया, पावर 3 रहता है तो उसमें भी अलग कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मान लो कि W इज़ नॉट इक्वल टू 1 इकाई का एक घनमूल है और S ये मैट्रिक्स दिया गया है व्युत्क्रमणीय अवयवों का समुच्चय है, जहाँ A, B और C का मान W या W स्क्वायर होगा, तब S में कितने संख्या होंगे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, बोला गया है कि ए बी सी का वैल्यू या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये वाले वैल्यू आपको छोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये एक चीज़ बोला गया है व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखेंगे, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, तब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे इसमें अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब ए बी सी का वैल्यू क्या पुट करोगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कि आपको डिटरमिनेंट जीरो ना आए। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो भैया अभी इसमें ऐसा तो नहीं है कि पुट कर करके हम सॉल्व कर डालेंगे, है ना, तो हमको इसको जनरल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरल मेथड से सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका गलत क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम ने इसका आंसर लिया है, आई थिंक इसका ऑप्शन डी लिया है व्यापम ने, लेकिन इसका ऑप्शन डी तब आएगा जब आप ए का वैल्यू 1 लोगे। ये ए जो है ना वो आपका 1 रहेगा, तभी इसका आंसर 2 आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन ए ही लेकर बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, और फिर आप इसको 1 लेकर बनाना और बताना कि आंसर आप कैसे सही ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लाना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू ए माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, और ये बी में हो जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो, तो ये हो जाएगा ए माइनस ओमेगा सी माइनस ए स्क्वायर ओमेगा माइनस प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट को क्या लेना है, नॉट इक्वल टू जीरो लेना है। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो लेना है, क्योंकि ये बोला था नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्वेश्चन बोला गया ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू ऐसा लीजिए जिसमें से वो नॉन सिंगुलर बने। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लेके आना है हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में आपके पास कहाँ कहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आप वैल्यू पुट कर सकते हो ए और सी में। ठीक है, बी का कुछ रोल है क्या यहाँ पर, बी का कोई रोल नहीं है ना भाई, बी यहाँ पर नहीं है, तो हम बी के वैल्यू से तो मुक्त हो गए। अब बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसने क्या बोला है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना है। ठीक है, आपका वैल्यू जो पुट करने के लिए मिल रहा है उसमें ए और सी बस मिल रहा है, तो बी का कुछ भी चॉइस हो सकता है, बी ओमेगा भी हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। बी के वैल्यू से इस डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क सिर्फ ए और सी से पड़ेगा। ठीक है, तो ए और सी के हम अब पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू ओमेगा और सी इज इक्वल टू ओमेगा लेते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर ओमेगा हुआ तो क्या ये डिटरमिनेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरो नहीं लाना है। जीरो अगर नहीं आएगा तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए पुट करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4। क्लियर है। अब आप जानते हो कि ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, और ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा। तो ये वाले वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़ भाई। ये वैल्यू देखो, ये 2 ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू ओमेगा और सी की वैल्यू ओमेगा लूँगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है, वही तो मेरे को लाना था। ठीक है, तो ये वाला मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास ए बी और सी मेन यही पॉइंट्स पुट करना है आपको। तो यहाँ पर आप ए की जगह पे ओमेगा ले रहे हो और सी की जगह ओमेगा ले रहे हो, और बी का वैल्यू क्या लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी मतलब बी के पास 2 चॉइसेस है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझना भाई, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ पर 1 करके बनाओगे ना तो भी इतना सब झमेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि क्या किया जा रहा है। हमें ए और सी का वैल्यू तो पता चल गया अभी, लेकिन जो वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में देखिए बोला गया है ना, ए बी और सी का वैल्यू लेना है करके। ए बी सी का वैल्यू आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी ले सकते हो। तो ए और सी का वैल्यू तो पता चल गया, बी तो फ्री हो गया, तो बी में दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट्स मिल गया। तो एस जो सेट आने वाला है उसमें ये एक पॉइंट आ गया और ये दूसरा पॉइंट आ गया। ऐसे ही हम बाकी भी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे।
चलिए सेकेंड पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ए का वैल्यू लेते हैं हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, या ओमेगा, और सी का वैल्यू लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ये हो जाएगा ओमेगा की घात 3 माइनस ये हो जाएगा ओमेगा की घात 3, ठीक है, पावर 2 पावर 1, और प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 ओमेगा की घात 5। अब देखते हैं ये जीरो आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ये आपका हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा की घात 5 मतलब ओमेगा की घात 2 होता है, तो ये वाला वैल्यू सॉरी ये तो 3 है ना, ठीक है। तो देखिए ये वाला वैल्यू आपका 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया है, ठीक है। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास पेयर ए बी सी का आपको पेयर बनाना है। ए का वैल्यू आपने ओमेगा लिया है और सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लिया है। बी का वैल्यू फिर से आप फ्री हो गए हो, तो दोनों पॉइंट्स रख सकते हैं, एक बार ओमेगा रखेंगे और दूसरी बार ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर से भी मिल गया। तो जो हमारा एस जो सेट बनने वाला है, ठीक है, पहले उसमें एक पॉइंट आया था, फिर दूसरा आया, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास सेट ए में आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं और सी का वैल्यू ओमेगा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 और 1 5 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 मतलब ओमेगा की घात 5, ठीक है। ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आया। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो नॉट इक्वल टू 0 लाना था, मतलब ये केस हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर से कोई भी पेयर हमारे पास नहीं बनेगा, ठीक है। अभी इस चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हमने ये पॉइंट्स लिया, ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 की इक्वल आ गया। जैसे ही 0 आया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। ये तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब हम इस पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आपका ये 3 केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 केस आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप चौथे केस की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा केस आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, b इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 3 माइनस ओमेगा टू द पावर 2 2 4 और 1 5 प्लस ओमेगा की घात 2 2 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा की घात 2 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ओमेगा 5 मतलब ओमेगा स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 है ना, ये आपका ओमेगा की पावर 6 है। तो ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये भी आपका कैंसिल हो गया, +1 -1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका 0 आ गया। मतलब ये वाला भी केस आपका पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो आपका ये वाला पेयर भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। तो टोटल आपके पास कौन कौन से पेयर यहाँ पर पॉसिबल हो रहे हैं, चलिए उनको लिख लेते हैं। तो ये आपका एस में यहाँ पर 4 ही पेयर आपका बन रहा है। देखिए तीनों वैल्यू आपका ए बी सी को आपने ओमेगा ले लिया, यहाँ पर देखिए ए बी सी और ये फ्री, इन सब यहाँ पर सब में ओमेगा रख लीजिए, देख लेना आपका ट्रीटमेंट 0 नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, बाकी सबको ओमेगा पुट कर दीजिए। ऐसे ही है आपका एस का सेट बन गया। तो एस में आपका कितना आ गया, एस की कार्डिनलिटी कितनी है 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन व्यापम ने ऑप्शन यहाँ पर डी लिया था, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका तभी पॉसिबल है जब आपका ए का वैल्यू 1 होगा। अब आप इसको फिर से इस ए की वैल्यू 1 पुट करके बना सकते हो, देख लेना आपके पास सिर्फ 2 ही पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो हो सकता है आपको पता ना हो, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कौन से वैल्यूज आते हैं, या 4th रूट ऑफ यूनिटी बोल देता, ठीक है। नॉन सिंगुलर का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आप अच्छा रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्यों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, ठीक है। मैंने इसका मीनिंग दूसरा समझ लिया था, जिसके वजह से मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा था। लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स टीचर्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया कि नहीं सर इसका मतलब ये होगा। तो वहाँ पर से फिर मेरे को समझ में आया कि मैं इस क्वेश्चन को समझने में मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन बना। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ ए एंड
बोथ आर नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी का पेयर तभी बन सकता है जब ये दोनों ना ही एक साथ इवन हो ना ही एक साथ ऑड हो। ठीक है, देखिए बोथ आर नाइदर इवन नॉर ऑड बोला, मतलब साथ में आप ऐसा 0 और 0 को नहीं ले सकते, 1 और 1 को नहीं ले सकते, 2 और 2 को नहीं ले सकते। ठीक है, या तो दोनों एक साथ इवन नहीं हो सकता, ना ही दोनों एक साथ ऑड हो सकता है। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, एक इवन एक ऑड लेना पड़ेगा तो ही आपका काम चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाली चीज़ों को यहाँ पर लेना है। सेट आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका एक साथ इवन नहीं हो सकता ना ही एक साथ ऑड हो सकता है, आपको एक इवन और एक ऑड ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका ये रिलेशन डिफाइंड होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब इसमें बोला गया था कि रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सेट के क्वेश्चंस हैं बहुत आसान रहते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों जो सेट है, सेट में जो एलिमेंट्स है ए और बी, वो दोनों एक नहीं इक्वल नहीं हो सकते। जैसे कि 1 और 1 एक साथ कभी भी नहीं आ सकता, 1 और 1 नहीं हो सकता, 2 और 2 नहीं हो सकता, दोनों साथ में इवन नहीं हो सकता, दोनों साथ में ऑड नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो 1 और 1 इसमें आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, 2 और 2 भी इसमें कभी नहीं आएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड आपका सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने सेट में 1 और 2 को लिया है, ठीक है, 1 और 2 को मैं ले सकता हूँ कि नहीं, रिलेटेड है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। और क्या मैं 2 और 1 को भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि 2 इवन है और 1 ऑड है, दोनों एक साथ इवन नहीं हो रहे हैं ना ही दोनों एक साथ ऑड हो रहे हैं। तो देखिए 1 और 2 है और 2 और 1 भी है। इसी प्रकार अगर मैं 1 और 3 को लेता हूँ तो 1 और 3 नहीं, 1 और 4 को लेता हूँ तो 4 और 1 को भी ले सकता हूँ। तो जो भी पेयर मैं लेता हूँ उसका अपोजिट पेयर भी मेरे को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सेट है आपका, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, डेफिनेटली सेटिस्फाई कर देगा। थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी, ये आपका पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर से काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं 1 को 2 के साथ रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इवन नहीं है, दोनों ऑड नहीं है। ठीक है, एक साथ। एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 और 1 को भी ले सकता हूँ, फिर से 2 और 1 ले लेता हूँ, या 2 और ज़्यादा है तो आप 3 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी आपका रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इवन नहीं है, दोनों ही ऑड नहीं है। ठीक है, एक साथ वाली बात चल रही है। तो इससे क्या होना चाहिए, ए और सी रिलेटेड होने, मतलब 1 और 3 का पेयर आना चाहिए। 1 3 का पेयर आएगा तो क्या 1 और 3 का पेयर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बोला था भाई कि दोनों एक साथ इवन या फिर एक साथ ऑड नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या आ गया, दोनों एक साथ ऑड आ गया ना, तो ये वाला भी पेयर आपका इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये वाला रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए भाई ये आपका बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने इसको समझने का रहा था। जैसे मैंने इसको दूसरा इसका मतलब समझ लिया था, बोथ आर नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब मैंने यहाँ पर सोच लिया था कि ये आपका सेट में ना ही इवन एलिमेंट आएगा ना ही ऑड एलिमेंट आएगा, तब तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट है वो आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर मैं यहाँ पर बी लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है।